नमस्कार, मैं कुलदीप श्रीवास्तव और आप सभी का आरजीयू के इस पोर्टल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो ये है एयरपोर्ट इंजीनियरिंग का सेकंड लेक्चर और इसमें हम कवर करने वाले हैं विंडरोज डायग्राम और जो बेसिक करेक्शंस होते हैं जब लेंथ निकालते हैं हम रनवे की, तो वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो अभी हम बात करते हैं विंडरोज डायग्राम की। ये बहुत छोटा सा पार्ट है बट ये बहुत ही एसएससी जेई जैसे एग्ज़ाम्स में, ईएससी में कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे आपके लिए कवर कर रहा हूँ। तो ये जो बेसिक नोट्स मैंने दिए हैं आप इसको देख लो और आप इसको समझ लो। यहाँ पर रहेगा पूरा का पूरा आपका ध्यान, ठीक है। अभी मैं जो बताने जा रहा हूँ, तो पहले क्या है आपका विंडरोज डायग्राम होता क्या है। विंडरोज डायग्राम जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, अगर लास्ट वीडियो आपने नहीं देखी है तो मैंने बताया था कि बेसिक्स कवर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पहले लास्ट वीडियो आप देखें, उसके बाद इस वीडियो पे स्विच करें। तो पहला चीज़ क्या है यहाँ पे कि जो पास्ट 5 ईयर्स डाटा है वो लिया जाता है किस लिए। मैंने लास्ट वीडियो में आपसे बताया था कि जो रनवे की डिज़ाइन होती है वो विंड के डायरेक्शन में होती है, ठीक है। तो अब हम किसी जगह पे, मान लीजिए दिल्ली में हमें कोई एयरपोर्ट बनाना है, अभी तो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है, उसके अलावा कोई एयरपोर्ट बनाना है, तो अब वहाँ की हम मैप स्टडी करेंगे, लोकेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद में हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि किस डायरेक्शन में रनवे को बनाया जाए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास में विंडरोज डायग्राम होता है, उस डायग्राम की हम स्टडी करते हैं और वहाँ से पता चलता है हमें कि किस डायरेक्शन में रनवे को ओरिएंट करना है। तो उसके लिए क्या करते हैं, विंडरोज डायग्राम का जो पास्ट 5 ईयर्स का डाटा है, पिछले 5 साल का जो डाटा होता है वो विंडरोज डायग्राम का यूज किया जाता है और उससे एनालिसिस करके ये निष्कर्ष निकाला जाता है कि हाँ इस डायरेक्शन में रनवे को ओरिएंट करना है हमें, ठीक है। होता क्या है एक्चुअली विंडरोज डायग्राम, अभी आप स्क्रीन पे देख सकते होंगे जो मैं विंडरोज डायग्राम के बारे में बताने जा रहा हूँ फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। बट मैंने यहाँ पे एक बेसिक सा बता रखा है कि ये एक सर्कुलर एक तरीके से पैटर्न होता है। इसमें क्या होता है, इंटेंसिटी जैसे होती है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, वैसे वर्टिकल भी होता है और जैसे जैसे पॉइंट ऊपर आप चलते जाते हैं वैसे वैसे इंटेंसिटी बढ़ती जाती है। और ये यहाँ पे लोकेशन भी बताता रहता है। ये ऐसे होता है बेसिकली जैसे आपका मैप होता है नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट, ठीक है। थोड़ा सा ज़्यादा मिक्सिंग हो गई है इसमें, तो आप समझ जाना, मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड करा देने हैं टेलीग्राम पे, तो आप इसको समझने का कोशिश करिए अभी। तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जैसे मैप होता है वैसे होता है और ये सर्कुलर होता है और जैसे जैसे हम पॉइंट से, ये सेंटर पॉइंट होता है, ठीक है, जैसे जैसे दूर हटते जाते हैं वैसे वैसे इंटेंसिटी बढ़ती चली जाती है, ठीक है। और अब हमें ये पता करना है कि ये एसएससी जेई जैसे एग्जाम्स में पूछा जाता है कि विंडरोज डायग्राम हमें क्या बताता है या हमें क्या नहीं बताता है। 4 ऑप्शन देगा, 3 बताने वाले होंगे, 1 नहीं बताने वाला होगा, तो उसमें आपको सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ड्यूरेशन, ये जो विंडरोज डायग्राम होता है वो क्या चीजें बताता है, पहले बताता है ड्यूरेशन, फिर डायरेक्शन और इंटेंसिटी। इंटेंसिटी पता होनी चाहिए, ड्यूरेशन पता होना चाहिए और डायरेक्शन तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रनवे डिजाइन के लिए, तो डायरेक्शन तो पता ही होना चाहिए, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है डायरेक्शन। तो डायरेक्शन, ड्यूरेशन और इंटेंसिटी, ठीक है, ये तीनों चीजें विंडरोज डायग्राम आपको बताता है और ये आप नोट डाउन कर लीजिए कहीं पे। अब मैं बताने जा रहा हूं आपको, मैं 1 मिनट के लिए हट जाता हूं और आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। और अभी इसके बाद देखिए यहां पे एक छोटा सा पॉइंट है वो मैं कवर करने जा रहा हूं आपके लिए, जो है क्रॉस विंड कंपोनेंट, ठीक है। क्रॉस विंड कंपोनेंट क्या होता है वो मैं आपको ये बताने जा रहा हूं। ये विजय माल्या वाली एयरलाइंस है, किंगफिशर, तो अभी फिलहाल के लिए एग्जिस्ट कर भी रही है थोड़ी बहुत। तो विजय माल्या मैंने बोला तो आपको एक कॉन्सेप्ट इससे याद हो जाएगा कि हाँ विजय माल्या के बारे में कुछ था, तो लंदन आपको नहीं जाना पड़ेगा, आप यहीं इंडिया में रह के समझ लोगे, ठीक है। तो विजय माल्या जो है उसकी एयरलाइंस है और ये उड़ रही है, ठीक है, मतलब टेक ऑफ करने जा रही है, अबाउट टू टेक ऑफ। अब क्या है, हवा जो है, हवा ऐसे थोड़ी ना कि एकदम सीधे आती है या एकदम परपेंडिकुलर होके आती है, ऐसा कहीं रूल नहीं होता। हवा तो अपने आप एक बिना किसी फिक्स डायरेक्शन के चलती है, मतलब रैंडम डायरेक्शन होती है, ठीक है। तो विंड समझ लीजिए ऐसे आ रही है बहते हुए, अब ये विंड इधर ऐसे डायरेक्शन में आ रही है। तो जैसे हम 11th 12th में जब फिजिक्स पढ़ते थे तो हम एक चीज निकालते थे कि ये जो आपका हो गया, अगर ये कोई क्वांटिटी है तो ये इसका परपेंडिकुलर हो गया और ये इसका क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया। तो ये क्या हो जाता था आपका कॉस थीटा, और अगर ये थीटा है तो, और ये हो जाता था आपका साइन थीटा।
तो ये कॉस थीटा साइन थीटा, तो यहाँ पे थीटा वगैरह कुछ नहीं आएगा, परेशान बिल्कुल मत होइए, बेसिक आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो विंड कंपोनेंट जब इधर आया तो ये जो आपका परपेंडिकुलर वाला दिख रहा है, जो नॉर्मल, ये तो हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट हो गया, ऐसे हवा बह रही है, ठीक है। अब विजय माल्या की तरफ जो कंपोनेंट आ रहा है इसकी एयरलाइन की तरफ, वो आपका कौन सा कंपोनेंट हो गया, हॉरिजॉन्टल वाला, ठीक है, आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया। और उसके बाद में जो ये परपेंडिकुलर आता है इसको बोलते हैं हम लोग क्रॉस विंड कंपोनेंट। ये मैंने यहाँ पे लिख रखा है, वहां पे स्पेस नहीं, इस वजह से मैं नहीं लिख रहा हूं। तो आपका ये होता है क्रॉस विंड कंपोनेंट। तो अब ऐसे याद रखना है, जो हॉरिजॉन्टल आ रहा है डायरेक्ट विजय माल्या की तरफ, ठीक है, वो कौन सा वाला हो गया, हॉरिजॉन्टल वाला। और क्रॉस कंपोनेंट में क्या होगा, क्रॉस विंड कंपोनेंट, जो परपेंडिकुलर, जो नॉर्मल कंपोनेंट होगा उसको क्या बोलेंगे, क्रॉस विंड कंपोनेंट। और मैं क्रॉस विंड कंपोनेंट पे इसलिए एम्फेसिस कर रहा हूँ क्योंकि जब हम डिजाइन करते हैं स्मॉल एयरक्राफ्ट्स के लिए रनवे, तो वहां पे इसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो डायरेक्ट सिर पे आ रहा है विजय माल्या की पूरी किंगफिशर के ऊपर ही आके उसको दबा दे रहा है, वो हो गया आपका क्रॉस विंड कंपोनेंट, ठीक है। इस वजह से जानना है आपको कि जब क्रॉस विंड कंपोनेंट ने किंगफिशर को दबा दिया, तो अगर क्रॉस विंड कंपोनेंट नहीं प्रॉपरली दिया गया होगा, उसको गुस्सा लग गया, तो वो पूरी एयरक्राफ्ट चौपट कर सकता है, छोटे मोटे तो ऐसे चौपट कर देगा। तो मैंने यहाँ पे पॉइंट लिख रखा, क्रॉस विंड कंपोनेंट should not be less than 15 किलोमीटर पर आवर फॉर स्मॉल एयरक्राफ्ट। जो मैं स्मॉल एयरक्राफ्ट बोल रहा था उसके लिए, तो अब स्मॉल एयरक्राफ्ट जो हो गया आपका, उसके लिए क्रॉस विंड कंपोनेंट 15 किलोमीटर प्रति घंटे से कम नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, कल मैंने आपको समझाया था कि जब अपोजिट डायरेक्ट, जब लैंडिंग होती है, टेक ऑफ होता है, दोनों टाइम पे जो विंड की ओरिएंटेशन होगी उसके अपोजिट साइड में होगी, ठीक है। तो अपोजिट साइड में होगी अगर स्मॉल एयरक्राफ्ट है, ठीक है। तो स्मॉल एयरक्राफ्ट होने की वजह से उसको विंड प्रेशर की भी काम भर की जरूरत पड़ेगी। तो अगर 15 किलोमीटर पर आवर से कम है तो देयर माइट बी पॉसिबिलिटी कि हाँ एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ करने में कोई इश्यू आए। इवन विंड का प्रेशर भी हो सकता है, प्रेशर डिसबैलेंस हो सकता है, इक्विलिब्रियम अफेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो इस वजह से आपका ये क्रॉस विंड कंपोनेंट इंपॉर्टेंट होता है स्मॉल एयरक्राफ्ट के लिए, और ये 15 किलोमीटर पर आवर से कम नहीं होना चाहिए। तो मैं अभी बोलता हूं आपसे, ये जो मैंने लिखा हुआ है आप इन सभी को नोट डाउन कर लीजिए एक बार। आई होप कि आपने नोट डाउन कर लिया होगा जो मैंने प्रीवियस पॉइंट्स बताए विंडरोज डायग्राम के बारे में। और अभी हम पढ़ते हैं बेसिक रनवे लेंथ डिज़ाइन के बारे में। ये एक्चुअली मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ आपको क्योंकि अभी गेट में एमएसक्यू का पैटर्न हो गया है, मल्टीपल सेलेक्टिव क्वेश्चंस। तो इसलिए आपको इन पॉइंट्स को पता करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि एयरपोर्ट इंजीनियरिंग बहुत छोटा है और क्वेश्चंस इधर उधर से ही फ्रेम हो जाते हैं, ठीक है। मतलब पॉइंट्स जो आप मैं पढ़ा रहा हूँ, 3 लेक्चर्स आपको जो दे रहा हूँ, उसी में से कहीं ना कहीं से आपको क्वेश्चन आ जाएंगे। बट इन वर्स्ट केस अगर वो थ्योरी पे ओरिएंट करता है, ठीक है, इस बार आईआईटी कानपुर बना रहा है पेपर, तो मे भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो उस केस में आपको ये पॉइंट्स भी याद रखने हैं। एमएसक्यू में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और जो स्टेट सर्विसेज के एग्जाम हैं, एसएससी जेईई के एग्जाम्स हैं, उनमें कई बार पूछा गया है, तो इसलिए आपको इसका ध्यान रखना है। तो जो रनवे लेंथ डिजाइन करते टाइम पे एजम्पशंस क्या क्या होती हैं, ठीक है, ये कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए भी ये जो सब्जेक्टिव एग्जाम होता है उसके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। एयरपोर्ट एल्टीट्यूड एट सी लेवल, मतलब क्या होता है, जब आप सर्वेइंग पढ़ते हो तो वहां पे मेन सी लेवल पढ़ते हो, तो जो ये सी लेवल जो एमएसएल होता है, मेन सी लेवल, तो जब एयरपोर्ट हम डिजाइन करने जाते हैं, रनवे डिजाइन करने जाते हैं, ठीक है, तो उतने टाइम पे हमारी क्या एजम्पशन होती है, हम क्या करते हैं, वर्स्ट केस को इमेजिन करते हैं, हम बेस्ट केस को इमेजिन नहीं करते कि हाँ ये होगा, अच्छा होगा। एज अ सिविल इंजीनियर जब भी हम कुछ डिज़ाइन करते हैं, ब्रिज डिज़ाइन करें या कुछ भी हम डिज़ाइन करते हैं, रोड्स डिज़ाइन करें, कोई बिल्डिंग डिज़ाइन करें, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम लेके चलते हैं, ठीक है। वो फैक्टर ऑफ सेफ्टी एक तरीके से होता है कि वर्स्ट केस अगर आ गया तो उतने टाइम आप कैसे डील करोगे, आपकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कैसे डील कर पाएगी, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है, पहली चीज़ हम मानते हैं कि एट मेन सी लेवल जो स्टैंडर्ड कंडीशन होती है कि जो एयरपोर्ट आपका है, एल्टीट्यूड है एयरपोर्ट की, वो मेन सी लेवल है। इसी वजह से आगे मैं जब आपको करेक्शन पढ़ाऊंगा तो जितनी
हाइट होगी मेन सी लेवल से वो करेक्शन के लिए अप्लाई किया जाएगा, ठीक है। तो आपका पहला पॉइंट हो गया कि एयरपोर्ट जो होगा वो मेन सी लेवल के एल्टीट्यूड पे होगा। दूसरा पॉइंट, स्टैंडर्ड टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस आपको याद रखना है। डायरेक्टली एसएससी जेईई में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, यूपी पीएससी एई में भी डायरेक्ट स्मॉल क्वेश्चन बना के डाला गया है, ठीक है, कि जब टेम्परेचर क्या होता है जब हम एयरपोर्ट के रनवे को डिजाइन करते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस होता है, ये आपको याद रख लेना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपको याद हो जाए, ठीक है। उसके बाद रनवे इज लेवर्ड इन द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में क्यों होता है मैं आपको पिछली वीडियोस में बता चुका हूं, अभी लास्ट में विंडरोज डायग्राम एक्सप्लेन करते टाइम भी आपको बताया मैंने कि लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में इस वजह से होता है क्योंकि विंड को हम क्या मानते हैं कि विंड की ओरिएंटेशन टेक ऑफ और लैंडिंग के साइड में होनी चाहिए के डायरेक्शन में, ठीक है। तो जो विंड होता है उसकी ओरिएंटेशन, मतलब मैं डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा कि अपोजिट होगा, कि वो तो आप जान चुके हो कि टेक ऑफ हो चाहे लैंडिंग हो, आपको अपोजिट डायरेक्शन में विंड को एज्यूम करना है, ठीक है, होना चाहिए, इट इज मस्ट। और ये जो आपका मैंने बताया लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। मैं आई होप कि आप समझ गए होंगे। और उसके बाद ये फोर्थ पॉइंट क्या, फुल लोडिंग, मतलब जब हम डिजाइन करेंगे तो हम एज्यूम करेंगे कि हाँ जो एयरक्राफ्ट है इट इज एट इट्स फुल कैपेसिटी, ठीक है, मतलब जितने पैसेंजर्स होने चाहिए थे, जितने क्रू मेंबर्स होने चाहिए थे सब हैं, जितना मतलब बैगेज हो सकता है वो सारा अवेलेबल है। जैसे पर पर्सन 7 किलोग्राम की अभी रिसेंट में इवन 15 किलोग्राम तक अलाउड है अगर आप पेमेंट करते हो, विदाउट पेमेंट आई थिंक 7 किलोग्राम अगर आप केवल टिकट परचेस कर रहे हो, सिंपल टिकट, ठीक है। तो उसमें आप तो वो 15 किलोग्राम को अज्यूम करते हैं जो मैक्सिमम एक पैसेंजर के लिए अलाउ किया जा सकता है। पेमेंट वगैरह नहीं देखते वो लोग, वो डाटा देखते हैं, ठीक है। तो आपको वो सारी चीजें एज्यूम करनी पड़ेंगी अगर आप डिजाइन कर रहे हो रनवे को। तो ये आपका पॉइंट हो गया रनवे के बारे में और लोडिंग के बारे में। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, नो विंड एट प्लेस। ये बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर आपने तो पढ़ाया था, हमने तो पढ़ा था कि ये जो विंड होता है वो नेसेसरी होता है और विंड की डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए, इसी वजह से एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ में हेल्प मिलता है, ठीक है। ये सब मैंने बताया था, बट यहाँ पे क्या अज्यूम कर रहे हैं हम, वर्स्ट केस अज्यूम कर रहे हैं कि विंड ही नहीं है, हवा ही नहीं है, कोई हेल्प नहीं मिल रहा है एयरक्राफ्ट को, उस केस को सोच के हम रनवे को डिजाइन कर रहे हैं। तो आपका फिफ्थ एजम्पशन क्या हो गया कि नो विंड एट प्लेस, ये आपको याद रखना है। और अभी आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। आई होप कि आपने लास्ट पॉइंट जो है मैंने बताया वो आपने नोट डाउन कर लिया होगा। आई होप कि आपने सारे पॉइंट्स नोट डाउन कर लिए होंगे, ठीक है। और अगले लेक्चर में हम बात करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको बिल्कुल मत मिस करिएगा। आई विल रिकमेंड कि अगर आप ये 2 वीडियो नहीं देखते हो, इट्स ओके, इट्स गुड, इट्स ग्रेट, बट अगर आप जो नेक्स्ट वीडियो है करेक्शन वाली वो नहीं देख के जाते हो तो कोई फ़ायदा नहीं होगा एयरपोर्ट इंजीनियरिंग पढ़ने का गेट एग्जाम के लिए स्पेसिफिकली, ठीक है। तो आपको नेक्स्ट वीडियो ज़रूर वॉच करनी है और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे करेक्शंस, एलिवेशन, करेक्शन फॉर एलिवेशन, करेक्शन फॉर ग्रेडियंट, करेक्शन फॉर टेम्परेचर, ठीक है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम प्रॉपरली डिटेल में कॉन्सेप्चुअली बात करेंगे। और तब तक के लिए बाय बाय, मिलता हूँ आपसे। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।